स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्रोबेबिलिटी 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। ये सबसे पहला चैप्टर है 12th में और 10th और 11th की तुम्हें करवाई दी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब बोलते हैं? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक इवेंट हो चुका है, अब उसके होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी कौन हो चुका है? एफ। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई की। इसको बोलते हैं ऐसे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसको पढ़ना सीखो। इसका मतलब है एफ हो चुका है, उसके होने के बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। एफ हो चुका है, एफ के होने के बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी। वापस बोल रहा हूं, पी एफ बाई ई क्या होगा? उसको पढ़ना सीखो। पी एफ बाई ई का मतलब क्या है? ई हो चुका है और एफ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा? पी एफ इंटरसेक्शन ई बट्टा पी ई। जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये एक फॉर्मूला पता है, बाकी अप्लाई करना सीखना है, तो सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। नोट करो। देखो भाई, अब तीन प्रॉपर्टियां हैं, ध्यान रखनी है तुम्हें। क्या? पी एस बाई एफ। अगर मान लो ई और एफ इवेंट है, ई और एफ क्या है? इवेंट। और एस मान लो सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हो रहे हैं उनका यूनियन, वही तो होता है सैंपल स्पेस। तो ई और एफ इवेंट है और एस है सैंपल स्पेस। तो पी ऑफ एस बाई एफ या पी ऑफ एफ बाई एफ कितना होगा? 1। कैसे? कैसे? देखो, मान लो इस प्रॉपर्टी को समझा रहा हूं फर्स्ट को। पी ऑफ एस बाई एफ फॉर्मूला याद करो। पी ए बाई बी का मतलब क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी। तो पी एस बाई एफ का मतलब पी एस इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। ये है सैंपल स्पेस एस। ई और एफ क्या है? इवेंट। मान लो ये ई है और ये एफ है। आशीष, एस और एफ का कॉमन पार्ट क्या है? एफ का सैंपल स्पेस यानी सब कुछ, और एफ का कॉमन पार्ट क्या है? एफ ही। भाई पूरा सब कुछ पड़ा है तुम्हारे पास, सब कुछ में कुछ एफ है, तो कॉमन पार्ट एफ ही तो हुआ। तो एफ और नीचे कौन है? एफ। कट गया, कितना आ गया? तो लिखा है पी एस बाई एफ की वैल्यू कितनी होगी? पी एफ बाई एफ की बात करते हैं। पी एफ बाई एफ क्या होगा? पी ए बाई बी का मतलब पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। बराबर। एफ इंटरसेक्शन एफ का कॉमन पार्ट क्या है? एफ ही है। भाई एक चीज का उस खुद से ही कॉमन लेंगे, तुम्हारा तुमसे ही कॉमन लो, तुम ही तो आओगे, जरूरी है। तो एफ पी एफ से पी एफ कट गया, कितना हो गया? 1। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? बढ़िया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है? पी ए यूनियन बी बाई एफ। इसकी वैल्यू होती है पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। किसी फॉर्मूले की तरह लगती है ना। पी ए यूनियन बी क्या होता था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आज बटा में एफ है, एफ एफ एफ। फिर भी इसको समझा रहा हूं। प्रॉपर्टी 2 को थोड़ा समझो। प्रॉपर्टी 2, पी ए यूनियन बी बट्टा एफ। ध्यान देना, पी ए बट्टा बी का मतलब क्या है? पी ए बट्टा बी का मतलब है फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा पी बी। ठीक है, तो पी ए बट्टा बी का मतलब है पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी कौन है? एफ, और बट्टा पी ऑफ एफ। ओके, तो पी ए बट्टा बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन ये बी बटा एफ। फॉर्मूला लगाया बस, पी ए बाई बी का।
सेट में मैंने तुम्हें सिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, आज भी वही कर रहा हूँ। पी ए इंटरसेक्शन वेक्टर बी है ना, अलग अलग कर रहा हूँ इसको। पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इधर लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। ओके, अब इसको ऐसे देखो, ये है पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसे सेट में था एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इसको लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। भाई मैं किसी चीज का एफ से कॉमन पार्ट ले रहा हूं, कुछ आ गया नया चीज, उसका वापस एफ से लूंगा तो वही तो रहेगी। तो इसको लिख रहा हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है क्या? बराबर कौन है? बटा पी एफ चल रहा है। हाँ, बट्टा पी एफ तो बराबर कौन है? पी ए यूनियन बी बट्टा एफ। हाँ, अपॉन में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो उसका भाग दे दूं, सबको अलग अलग भाग दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आशीष, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो पी हाँ, ए बाई पी, ये है पी ऑफ ए बाई एफ। बोलो कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता था? पी ए बाई बी का मतलब क्या है? उन दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे पी एफ। इसको ये लिख सकता हूँ पी ए बाई एफ, वो देखो वही तो लिखा हुआ है पी ए बाई एफ। ये किसका फॉर्मूला है? पी बी बाई एफ। पी ए बाई बी का मतलब होता है पी बी इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। इसको अगर ढंग से देखो तो देखो ये पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा एफ। कैसे? इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो देखो ऊपर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन में पी एफ। तो ये जो है ना प्रूफ आ सकता है बोर्ड में कि प्रूफ करो ये इसके बराबर ही होता है ना, और बुक में भी है, तो ध्यान रखना भाई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर ही लेते हैं, बाकी तुम लोगों को तो ये याद रखना है, बस ये तीनों याद ही है, सीधा फॉर्मूला कॉपी में डाल लो, पता होनी चाहिए हर चीज। नेक्स्ट P3 प्रॉपर्टी 3, पी ई डैश अपॉन एफ बराबर 1 माइनस पी ई बाई एफ। देखो मेरी बात सुनो, ये मान लो E है, तो E को छोड़कर कौन होता है? तो E डैश समझ गए क्या है? E डैश जो E के अलावा है वो है क्या? E डैश। E नहीं, E यूनियन E डैश कितना होगा? E डैश सैंपल स्पेस, E यूनियन E डैश होगा आपका सैंपल स्पेस। सही है क्या? E यूनियन E डैश सैंपल स्पेस होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी P ऑफ S बाई F, याद है तुम्हें कितना है? 1। इस सैंपल स्पेस को लिख दूं मैं E यूनियन E डैश, तो सैंपल स्पेस को लिख दिया मैंने E यूनियन E डैश बट्टा F बराबर कितना है? 1। सेकेंड प्रॉपर्टी A यूनियन B बट्टा F को क्या लिख सकते हैं? तो A यूनियन B बट्टा F को क्या लिखूं? P E बाई F प्लस P E डैश बाई F माइनस P उन दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा F। तो E और E डैश का इंटरसेक्शन बट्टा F बराबर कितना? 1। E और E डैश में कॉमन क्या है? पूरा ही है। E और E डैश का कॉमन पार्ट नथिंग, ये E है, और E को छोड़कर क्या है? E डैश। कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, और जिनका कॉमन पार्ट नहीं होगा उसको कौन सी इवेंट बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट। टूटी हुई है ना ये, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 0। उसमें लिखा है मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में,
डिसजॉइंट इवेंट है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? जब इनका कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ कितना है? 1। हमें क्या निकालना है? पी ई डैश बाई एफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस पी ई बाई एफ। एंस प्रूफ समझ गए? नोट करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पी ए 7/13 है, पी बी 9/13 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है। पी ए बाई बी निकालना है आपको। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13। पी बी कितना है? 9/13। 13 से 13 कट, 4/9। पी ए क्यों दिया हुआ है? दिया हुआ है। पी बी बाई ए पूछेगा तो पी ए यूज आ जाएगा। तो पहला तो बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है? 2। जैसे ये लाइन पढ़ी, सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? या तो दोनों बॉय हो, या पहला लड़का बॉय, दूसरा बच्चा जो है वो गर्ल हो, या पहले गर्ल बाद में बॉय, या दोनों के दोनों क्या हो जाए? गर्ल। तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन का मतलब ये बात है। बोलो। गिवन दैट कि मतलब एक तो बॉय है ही नहीं, वो बाद की बात है, सैंपल स्पेस तो ये होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों चिल्ड्रन क्या है? बॉयज है। मान लो एक इवेंट ई, इसको लिख दो। इस इवेंट ई का मतलब है बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ई में क्या क्या आएगा? ओनली बीबी। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एफ। ये गिवन है कि एटलीस्ट वन क्या है? बॉय। तो एटलीस्ट वन बॉय है। अब एटलीस्ट वन बॉय है, इसका मतलब क्या क्या आएगा इसमें? बी बी। एटलीस्ट वन बॉय है, क्या 2 जने हो सकते हैं? कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक लड़का है तो 2 3 हो ही सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। इसमें एक लड़का है, एक है, एक लड़का इसमें भी है, ये नहीं आ सकता। कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक तो होना ही चाहिए, तो इसमें तो दोनों लड़कियां हैं। तो पूछा क्या है? जो ऑलरेडी ऑकर्ड होता है वो आता है नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो आता है ऊपर। उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, उसको मैंने ई माना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, और ये गिवन है पी ई बाई एफ। तो पी वी ई बाई एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ बोलो। बी बी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 1, और टोटल कितने हैं? 4, तो ये हो गया 1/4। पी एफ, एफ में कितने एलिमेंट है? टोटल कितने हैं? तो ये हो गया 3/4। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो तरीका हुआ बोर्ड में लिखने का। डायरेक्ट कैसे करना है तो मेरी बात सुनना सिर्फ, है ना, एक बार सुनना, गलतियां नहीं होनी चाहिए। सैंपल स्पेस तो अभी भी यही है, सैंपल स्पेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैंपल स्पेस अभी भी वही है। पर एक चीज आती है रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, है ना, जो तुमने अभी किया, तुमने शायद वही तरीका लगाया है ना, बस नाम नहीं पता तुम्हें। देखो सैंपल स्पेस बी 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 जी जी बी जी जी। क्वेश्चन पढ़ो क्या है? अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। ये पता है कि उनमें से एक बच्चा लड़का है, ये पता है, तो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस होता है जो सब कुछ हो, ये कह रहा है ये पता है कि एक बच्चा लड़का है, तो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस क्या हो गया? बीबी बीजी और जीबी। अब पूछ रहा है जब ये बात पता है तो पते होने वाली बात में से दोनों बच्चों के बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों बच्चों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, और टोटल कितना है? 3। तो आंसर सीधे आ जाएगा 1/3। दोनों बच्चों बॉय है,
और ये कंडीशन है कि उनमें से एक बच्चा लड़का है कम से कम तीनों में से, तो 1/3 है। जी समझ में आई नहीं आई? उसने बोला कि है ना एक फैमिली पे 2 चिल्ड्रन है, ये बात पता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये पता है एक बच्चा लड़का है, वो बात लिख ली। क्या उसमें देखो कम से कम एक बच्चा लड़का है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में एक बच्चा लड़का है। बता दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? 1 और बट्टा 3। मैं बोल दूं कि एक बच्चा के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? ओनली 2/3। सीधी सी बात। गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों बोथ आर गर्ल, 0 है ही नहीं ना, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 10 कार्ड रखे गए जिस पर 1 2 3 नंबर लेकर डाल गया, मिक्सअप थोरोली, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और एक कार्ड रैंडमली उठाया, सेलेक्ट किया। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। यह पता है कि कार्ड पर जो नंबर है वो 3 से क्या है? ज्यादा है। तो सीधा रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बना लो, जो गिवन है वही होता है रिड्यूस्ड। 3 से ज्यादा है तो 4 5 6 7 8 9 10। तो कह रहा है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवन नंबर क्या क्या आ सकता है? 4 6 8 10, 4/7। ठीक है क्या? पर बोर्ड में इसको कैसे लिखना है वो भी देख लो एक बार। इवेंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। बोलो क्या है? 1 2 3 से लेकर 10 तक। जो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं और जिसके निकालनी है उसको ऊपर। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इवन नंबर की। तो इवन नंबर बोलो 2 4 6 8 10। गिवन क्या क्या है? 3 से बड़ा नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10। ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। कॉमन क्या दोनों में? 4 6 8 और 10। पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की, तो जो निकालना है वो ऊपर, तो इवन नंबर इसको मैंने ई को माना है, तो पी ई, और गिवन है वो नीचे पी ई बाई एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये रहा, 1 2 3 4 4, टोटल कितनी है? 10। तो 4/10 बट्टा पी एफ 7/10, 4/7। नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, ओके 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 लड़कियां हैं। इफ इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ये चीज पता है। तो 430 का 10%, 43 गर्ल्स किस में? क्लास 12th में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। यह पता है कि चोजन स्टूडेंट गर्ल है, पता है ना ये? Yes. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। अच्छा, तो क्लास 12th में बच्चे तो कितने भी पढ़ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं टोटल लड़कियां कितनी है? 430। इस 430 में से कितनी लड़कियां जो क्लास 12th में पढ़ती है? 43। आंसर आ गया 1/10। कैसे सर? इसमें रिड्यूस सैंपल स्पेस क्या हुआ? बेटा सैंपल स्पेस तो है 1000, सैंपल स्पेस है 1000 स्टूडेंट है, पर मैं कह रहा हूं रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस क्या है? रिड्यूस सैंपल स्पेस है कि 430 क्या है इसमें? लड़कियां। तो 430 टोटल गर्ल्स है पूरी स्कूल में, LKG UKG पहली क्लास दूसरी क्लास सब मिलाकर 430 लड़कियां हैं। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेलेक्ट किया हुआ स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ता है। यह पता है कि जो सेलेक्ट किया है वो लड़की है, तो जो सेलेक्ट किया वो लड़की है, ठीक है, और वो 12th में पढ़ती है। तो 12th की लड़कियां कितनी है? 43 लड़कियां। तो 12th की लड़कियां 43, और टोटल स्कूल में लड़कियां कितनी है? 430। तो लड़की चूज करोगे तो 430 में से तो करोगे, 1000 में से थोड़ी करोगे। तो 430, तो 43/430, 1/10।
0.1 इज द करेक्ट आंसर। नोट। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। बातें क्या क्या देखो कि एक तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर। तो ई मान लिया मैंने, इवेंट ई क्या कि चूजन स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12, स्टडी इन क्लास 12 मान लिया ई। गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, एफ चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1000 स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई। गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी पी ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई बाई एफ क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। एफ क्या है, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ गर्ल बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितनी लड़कियां हैं 430 आउट ऑफ 1000। जरा सोचो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है मुझे, तो दिमाग लगाओ। ई क्या है, 12th में कितने बच्चे हैं, ये कौन है, स्कूल की कितनी लड़कियां हैं, कॉमन पार्ट 12th की लड़कियां। 12th में कितने बच्चे हैं, स्कूल की कितनी लड़कियां हैं, कॉमन पार्ट 12th की लड़कियां आ जाएगी। 12th की लड़कियां तो 12th गर्ल्स, और 12th गर्ल्स कितनी है 430 का 10% यानी 43। तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 43/1000। वैल्यू रख दो यहाँ, P इंटरसेक्शन एफ 43/1000 और पी एफ 430/1000, 1000 से 1000 43/430, 1/10 यानी 0.1। नोट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अगर एक पासे को 3 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट बनेंगे। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, 2 इवेंट दे दिए। ए इवेंट क्या है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, मतलब तीसरे थ्रो पर एक पासे को पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार पर कितना है 4, उसको ए इवेंट दे दिया। आगे 2 कुछ भी आए मतलब नहीं। बी क्या है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, ये बी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, जो ऑलरेडी ऑकर्ड होता है वो अपना रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है। तो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में क्या क्या आ गया, बी क्या है 6, 5 ऑन सेकेंड, थर्ड पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बी ये कहता है कि भाई पहले पर 6 आना चाहिए और दूसरे पर 5। ओके, पहले पर 6, दूसरे थ्रो पर 5, तीसरे थ्रो पर कुछ बोला है क्या, नहीं। पॉसिबिलिटी ये ऑकर्ड है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। ए कौन है 4 ऑन थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो पर 4, ये कितना है 1, टोटल कितने, आंसर 1/6। इसमें कोई डाउट तो पूछ। और वैसे कैसे सर इवेंट बना के एक फॉर्मूला लगा करना है, तो देखो 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो ए पर लिखना पड़ेगा तुम्हें, थर्ड थ्रो पर 4 है, ये बातें लिखनी पड़ेगी। 1 1 4, 1 फिक्स कर दिया, 4 फिक्स कर दिया, बीच में 2, 1 3 4 से कहाँ तक जाएगा ये 1 6 4, फिर 2 1 4 से 2 6 4, 3 1 4 से 3 6 4, 4 1 4 से 4 6 4, 5 1 4 से 5 6 4, तो 5 1 4 से 5 6 4 और 6 1 4 से 6 6 4। ये तो ये एक इवेंट, ये तो ये एक इवेंट। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216।
नंबर ऑफ ए कितने हो गए 36, 6 और 6 लाइनें 36। बी है, बी लिखा है ये रहा बी। नंबर ऑफ बी कितना है 6। पूछा है कि बी ऑकर्ड मतलब बी ऑकर्ड मतलब जो है वो नीचे, जो हो चुका है वो नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर। उन दोनों का इंटरसेक्शन बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जरा खुद सोचो, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन है? बी कैसे होगा? इसमें पीछे 4 आ रहा है और इसमें पीछे 4 वाला एक ही है। इंटरसेक्शन सिर्फ 6, 5, 4 है। इस पूरे बी का इंटरसेक्शन खाली 6, 5, 4 है, जो कि यहाँ कहीं आएगा इस जगह, पीछे से 3 नंबर। ये पूरी रो है ना कॉमन, तो इसमें 1 है ही नहीं ना पीछे, ये देखो इसमें थर्ड थ्रो 1 है, ये सेट बी ही तो है, तो इसमें थर्ड थ्रो पर 4 एक ही है और इसमें सारे थर्ड थ्रो पर कौन है? 4 है। तो 6, 5, 1 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, इसके सबके पीछे 4 है। तो P इंटरसेक्शन B का कॉमन पार्ट कितना है? ओनली 1 आउट ऑफ 216। पी बी कितना है? 6 आउट ऑफ 216, 1/6। इसमें भी लिखते हैं ये मानिए एन बी है ना, थोड़ा और भी शॉर्ट में चल रहा हूँ, पर रिड्यूस सैंपल स्पेस देख लो, ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं, तो नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार उछला गया। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? कितने? 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 36। पहले तरीके से कर लेते हैं, फिर रिड्यूस सैंपल स्पेस से कर लेंगे। क्या है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। पी ई बाई एफ क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस? कम से कम 4 नंबर तो आना ही चाहिए। ओके, तो क्या क्या आ सकता है? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार आ रहा है अच्छी बात है। 4 5, 4 6। अच्छा, और 1 4 में 4 आता है, 2 4, 3 4, 5 4, 6 4। कम से कम एक बार 4 का आना, उसको मैंने ई नाम दे दिया, इवेंट ई। तो कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 ये और 5 वो 11। तो नंबर ऑफ इवेंट में जितने नंबर है वो 11 है। एफ क्या है? एफ सम जो है, सम 6 होना चाहिए। पहली लाइन में कोई 6 सम वाला, 1,5। अगला 2,4, 3,4, 5,1। सम जो है 500 पर 6 है, कितने? ये 5। पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? एक तो 4 2 और एक 2 4, ये कॉमन पार्ट आ गया। तो 2 4 और 4 2 कितने हैं? 2 आउट ऑफ कितनी बार उछला था वासे को? ट्वाइस, 36 बट्टा पी एफ 5, 5/36। 36 से 36 गया, 2/5। या यूं सोच लो कि जो पता है वो रेडियो सैंपल स्पेस है, तो पता क्या है? पता है कि पासे पर संख्या का सम कितना है? 6। मतलब ये 1 5, 2 4, 3 3, 4 2 और 5 1, ये पता है। कह रहा है कि कम से कम एक बार 4 आने की कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक बार 4 किस में आ रहा है? इसमें और इसमें, तो 2/5। तो 2/5। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लगाने का तरीका, तुम मेंस में यूज़ करो, निम्न सेट में यूज़ करो। और वो हो गया, मैंने तुम्हें बताया कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ताकि नॉलेज मिले, सवाल कैसे हो रहा है। दोनों में कोई डाउट? नोट देखो, एक क्वेश्चन है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन
एक कॉइन को टॉस करने के एक्सपेरिमेंट पर विचार करते हैं। इफ द कॉइन शोज हेड, कह रहा है अगर कॉइन पर हेड आता है, टॉस किया, कॉइन पर क्या आया, हेड, टॉस इट अगेन, सिक्का फिर से उछालो। बट इफ इट इज शोज टेल, अगर टेल आ गया उस पे, देन थ्रो अ डाइस, तो एक डाइस को उछालो। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस जो है वो शो करता है नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ये गिवन है कि कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाला, इस सिक्के उछालेंगे या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। अगर हेड आया तो फिर से क्या उछालेंगे, सिक्का। तो हेड आने के बाद फिर सिक्का उछालेंगे, तो हेड आने के बाद उस सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो बात है। तो एक सिक्का उछाला, या तो हेड आया या टेल। हेड आया तो फिर से सिक्का उछलेगा, फिर सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये कब हेड और टेल आया, उस हेड के आने के बाद वापस हेड, उस हेड के आने के बाद वापस टेल। बोलो, एक पासा उछाला क्या आएगा, टेल, सॉरी एक सिक्का उछाला क्या आया, टेल। टेल आया तो डाइस उछालेंगे, तो टेल के आने के बाद हो सकता है डाइस पर 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, और हो सकता है 6 आए। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्वेश्चन को ट्री डायग्राम से सॉल्व कैसे करें, है ना। और ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना, ट्री डायग्राम यूज होगा। हेड आने के बाद वापस कुछ आना, टेल आने के बाद वापस कुछ आना। सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इस हेड की खुद की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। इसके बाद फिर ये हेड और ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। तो नेट यहां से इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। पूरे सिक्के की प्रोबेबिलिटी है 1। सिक्का 2 टुकड़ा बंटा, हाफ प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, ये 2 टुकड़ा बन रहा है, तो हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, 1/4 और 1/4। तो हेड के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, हेड के बाद टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, इस टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, छोड़ो एक बार इसको छोड़ो। एक पासे को उछाला, पासे पर है 1 आने की प्रोबेबिलिटी, आशीष 1/6। ये तब है जब प्रोबेबिलिटी सामने से 1 हो। इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी हाफ है और इसकी 1/6 और है, तो 1/6 इंटू 1/2, 1/12 है इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी, 1/12, 1/12। ठीक है, अब पढ़ते हैं इवेंट क्या है। द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर, तो मैं ई मान रहा हूं, इवेंट ई। द डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 ये डाइस शो कर रहा है, तो डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो मेरे ख्याल से T5 और ये 2 ही आएंगे इसमें। तो और डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें आएंगे 2 ही। द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। गिवन क्या है, F, एक टेल आना ही चाहिए। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, एक टेल आना चाहिए। और एक है HT, एक टेल तो उसमें भी है। कितने, किधर बेटा, यहाँ पे क्या, T4, T5, T6 और हेड टेल। ठीक है, पूछा गया फाइंड दी, यहां पर है, यहां पर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब PE, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। ये गिवन है, नीचे F, PE/F पूछा है, यानी PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो E इंटरसेक्शन F निकालो, E इंटरसेक्शन F क्या क्या आएगा,
T5 T6 T5 T6। तो हमें निकालना है पी ई बाई एफ, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। T5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? T6 की तो 1/12 प्लस 1/12 यानी 2/12 यानी 1/6। पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इन सबको जोड़ूंगा 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, कितनी बार 1/12? 6 बार 1/12 प्लस हेड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3 दूनी 6 3 4 12, ये 2/4 है, 2/4 और 1/4 3/4 रख दो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 और पी एफ कितना है 3/4, 4 ऊपर चला गया, पहले काट दो, 2 3 6 2 दूनी 4, 2/9, 2/9 इज द करेक्ट आंसर। नोट करो। तो इसने यूं बोला है कि एक कॉइन उछाला, हेड आया तो एक बार और उछालेंगे और टेल आया तो एक डाइस उछालेंगे। इस बात पर फुल स्टॉप है। ऐसा नहीं कि हेड आया वापस सिक्का उछालो, ऐसा कंटिन्यू नहीं चल सकते। तो हेड आया तो वापस या तो हेड आ सकता है, तो तुमका हेड आया तो ये आ सकता है, और टेल आया तो आ सकता है, रुकना पड़ेगा वहाँ पर, कंटिन्यू नहीं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 13.1 कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।